नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और मेरे साथ है मनीषा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरण में होंगे विधानसभा के चुनाव। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ आएंगे नतीजे। सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन पोर्टल का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं को अब रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं, निर्णायक लड़ाई का आ गया है समय। लाल किला हमले के दोषी आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। पाकिस्तान के गुजरावाला में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर फायरिंग, पैर में लगी गोली, हमलावर गिरफ्तार। भारत में विदेश मंत्रालय ने कहा, घटना पर है नजर। T20 विश्व कप में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 33 रन से हराया। डकवर्थ लुइस नियम से हुआ फैसला। और अब विस्तार से समाचार। निर्वाचन आयोग ने आज गुजरात विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। यहां 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में राज्य की 93 सीटों पर चुनाव होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने गुजरात चुनाव की तारीखों की घोषणा की। 5 नवंबर को पहले चरण की और 10 नवंबर को दूसरे चरण की अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले चरण के तहत 14 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 17 नवंबर है। दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 नवंबर है। इस बार 4 करोड़ 90 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्य में मतदान के लिए कुल 51,782 केंद्र बनाए जाएंगे। राज्य विधानसभा की 182 सीटों के लिए चुनाव होना है। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। गुजरात में 142 सामान्य सीट हैं, जबकि अनुसूचित जाति की 13 और अनुसूचित जनजाति की 27 सीट हैं। गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की राज्य कोर कमेटी की आज गांधीनगर में अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे। ये बैठक अगले 3 दिन तक चलेगी, जिसमें 42 विधानसभा सीटों पर मंथन होगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी आज जिन सीटों पर मंथन कर रही है, उनमें मोरबी और राजकोट जिले की सीटें भी शामिल हैं। टिकट के बंटवारे को लेकर ये बैठक हो रही है। खबर है कि 3-3 नामों का पैनल बनाया गया है। नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उन्हें बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। पीएम ने कहा कि सरकार पिछले 8 वर्षों से इस कमी और दबाव की व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एनडीए सरकार की तरह हर सरकारी विभाग में इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्ट
और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं को किसी भी तरह से रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी से अपने कर्तव्यों को समर्पण के साथ निभाने के लिए सच्चाई के रास्ते पर चलने का आग्रह किया। इस वर्ष 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय है एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। पीएम मोदी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी शिकायत के बारे में हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के इस वर्ष के विषय पर राष्ट्रव्यापी निबंध प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखने वाले 5 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज महाराष्ट्र रोजगार मेले को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि धनतेरस पर केंद्र सरकार 10 लाख रोजगार देने का अभियान शुरू किया था सरकार ने। इसी समय उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कई राज्य सरकारें रोजगार मेला आयोजित करेंगी। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि महाराष्ट्र में आज कई युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि सरकार स्टार्टअप्स, एमएसएमईज को हर संभव आर्थिक सहायता दे रही है। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को समान रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2000 के लाल किला हमला मामले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ की मौत की सजा को बरकरार रखा है। इस घटना में सेना के 2 अधिकारियों सहित 3 लोग मारे गए थे। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति व्यायाम त्रिवेदी ने मोहम्मद आरिफ की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर विचार नहीं करने के अनुरोध को स्वीकार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मामले को देखते हुए आरिफ का अपराध सिद्ध होता है, इसीलिए पुनर्विचार समीक्षा याचिका खारिज की गई है। वर्ष 2000 में 22 दिसंबर को कुछ घुसपैठियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की और 7वीं राजपूताना राइफल के 2 जवानों सहित 3 लोगों को मार गिराया। पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद आरिफ को इस घटना के 3 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था और निचली अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव से तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जेल अधिकारियों की मिलीभगत से जेल में विशेष सुविधाएं हासिल करने पर रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के अनुसार मामले की जानकारी सामने आने पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं। विदेश मंत्रालय ने आज पाकिस्तान, चीन के संयुक्त वक्तव्य में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में की गई टिप्पणी को अनुचित बताया और कहा कि भारत की ओर से लगातार ऐसे बयानों को खारिज किया जाता रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-2021 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन आधारित सूचकांक जारी किया है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए एक अनूठा सूचकांक है। इसका मुख्य उद्देश्य
साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में सुधार करना है। सूचकांक के अनुसार केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2020-21 में दूसरे स्तर की ग्रेडिंग प्राप्त की है। गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश को उच्चतम स्तर मिला है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 2020-21 में 8वें से 4थे स्तर पर आ गया है। सूचकांक के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। कुल 1000 अंकों में से 950 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्यों को उच्चतम स्तर यानी पहला स्तर मिलता है। 10 का न्यूनतम श्रेणी स्तर 551 से कम अंक वालों को प्रदान किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भाजपा के बड़े नेताओं ने प्रदेश में पार्टी के चुनावी अभियान की कमान संभाल रखी है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सलूनी में चुनावी रैली की और कहा कि मोबाइल, इस्पात और स्टील बनाने में भारत दूसरे स्थान पर, वहीं कोरोना काल के मंदी के दौरान भी भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज सोलन और कांगड़ा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज हिमाचल प्रदेश में एक नहीं 6 मेडिकल कॉलेज या तो खुल चुके हैं या खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प देश के हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज खोलना है। राजनाथ सिंह ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल के साथ भावनात्मक लगाव रहा है और दोनों प्रधानमंत्रियों ने हिमाचल के विकास में अभूतपूर्व काम किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत राज्य भर में डेंगू का प्रकोप जारी है। कोलकाता में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने कोलकाता नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रही भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, यहां डेंगू से लोगों की मृत्यु हो रही है। वहीं ममता सरकार ने सरकारी दफ्तरों में दुर्गा पूजा की छुट्टियां दी हुई हैं। इमरजेंसी सेवाओं में छुट्टी कर दी गई है। भाजपा नेता ने कहा, इतनी छुट्टी होगी तो काम कैसे होगा? इसका खामियाजा बंगाल के लोग भुगत रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मिजोरम की राजधानी आइजोल पहुंची। आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने छात्राओं के साथ संवाद किया और मिजोरम में शिक्षा संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। राष्ट्रपति आइजोल के राजभवन में अपने सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में सम्मिलित हुई। इस सम्मान समारोह की मेजबानी मिजोरम सरकार ने की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागालैंड के दौरे पर आज कोहिमा युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कोहिमा युद्ध स्मारक में दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए 2700 ब्रिटिश
सैनिकों की कब्र है। यहीं पर चिंडविन नदी के किनारे जापान की सेना ने आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार पर हमला किया था, जिसे इतिहास में कोहिमा युद्ध के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों की याद में इस जगह पर स्मारक बनवाया था। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र की वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 346 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण की इस समस्या का मुख्य कारण पंजाब के खेतों में जल रही पराली को बताया जा रहा है। पंजाब में इस सीजन में पराली जलाने के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक ही दिन में पराली जलाने के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में इस सीजन में अब तक पराली जलाने के 21,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। पराली जलाने वाले किसानों का कहना है कि वे पिछले 1 साल से मशीनों के लिए लाखों रुपए जमा करवा रहे हैं, लेकिन सरकार मशीनें नहीं दे रही है, इसीलिए वे पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में हाईवे पर आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। कुबेरपुर के पास हाईवे पर उत्तम कोल्ड के सामने रोडवेज बस टैंकर से टकरा गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक घायल हो गए। घायलों को SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आगरा फोर्ट डिपो की रोडवेज बस कानपुर से मथुरा जा रही थी। उसमें करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। एतमादपुर क्षेत्र के कुबेरपुर में नेशनल हाईवे 2 पर जोधा अकबर होटल के सामने बस हाईवे किनारे टैंकर से टकरा गई। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज एक हमले में जख्मी हो गए। खबरों के मुताबिक गुजरावाला के अल्लाहवाला चौक पर लॉन्ग मार्च के दौरान उनके काफिले पर गोलीबारी हुई, जिसमें इमरान खान के दाएं पैर में गोली लगी। हमले के तुरंत बाद पुलिस ने घायल इमरान खान को उनके कंटेनर से एक बुलेट प्रूफ वाहन में स्थानांतरित कर अस्पताल पहुंचाया। बाद में उन्हें लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस हमले में इमरान खान के करीबी सीनेटर फैसल जावेद सहित कुल 6 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। हमलावर को गिरफ्तार कर किसी अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान के कंटेनर पर हुई फायरिंग की निंदा की। उन्होंने गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह को IG पुलिस और पंजाब के मुख्य सचिव से तत्काल रिपोर्ट मांगने के निर्देश भी दिए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले पर भारत का बयान आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब इमरान पर हमले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम मामले पर करीब से नजर रख रहे हैं। भारतीय सेना के रक्षा सहयोग के तहत 4 एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग्स कंबोडियाई सेना को सौंपे। कंबोडियाई सेना ने भारतीय सेना के इस उपहार को स्वीकार किया। इससे पहले 2016 में भारतीय सेना ने कंबोडियाई सेना को 15 डॉग्स उपहार स्वरूप भेंट किए थे। कंबोडियाई सेना ने इन डॉग्स को स्वीकार करने से पहले भारतीय सेना से इनसे जुड़े प्रशिक्षण देने का भी अनुरोध किया था। इसी को देखते हुए कंबोडियाई सेना के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ के RVC सेंटर में विशेष रूप से एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग्स से जुड़े 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इस साल 24 अक्टूबर को
आरसीएफ कर्मियों के साथ 4 एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग्स को नई दिल्ली से नोम पेन भेजा गया। उत्तर कोरिया ने आज तड़के कई मिसाइल दागी, जिनमें से एक मिसाइल जापान की ओर दागी गई। मिसाइल के कारण जापान के मध्य और उत्तरी इलाके में सुरक्षित स्थल पर आश्रय लेने का अलर्ट जारी किया गया। उत्तर कोरिया ने कल एक ही दिन में 23 मिसाइलें दागी थीं, जिनमें से एक मिसाइल दक्षिण कोरिया के तट के पास जाकर गिरी थी। आज उत्तरी जापान के मियागी, यामागाता और निगाता के निवासियों के लिए घर के भीतर रहने का अलर्ट जारी किया गया। चेतावनी में पहले मिसाइल के जापान के ऊपर से गुजरने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में रक्षा मंत्रालय ने इस बात का खंडन किया। जापान के कोस्ट गार्ड ने कहा कि मिसाइल प्रशांत महासागर में जापान से 1100 किलोमीटर की दूरी पर गिरी। पहले मिसाइल लॉन्च के बाद दक्षिण कोरिया और जापान के कोस्ट गार्ड ने दूसरे और फिर जापान के कोस्ट गार्ड ने तीसरे संभावित लॉन्च की जानकारी दी। आईसीसी टी20 विश्व कप में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका की ये पहली हार है। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 186 रन का लक्ष्य रखा था। हालांकि दक्षिण अफ्रीका का स्कोर जब 4 विकेट के नुकसान पर 69 रन था, तब बारिश के कारण खेल को रोक दिया गया। दोबारा खेल शुरू होने पर अफ्रीकी टीम को 14 ओवर में 142 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में अफ्रीकी टीम 9 विकेट खोकर 108 रन ही बना पाई। टीम के लिए कप्तान तेम्बा बावुमा ने सबसे अधिक 36 रन की पारी खेली। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की ओर से इफ्तिखार अहमद और शादाब खान के बीच छठी विकेट के लिए 32 गेंदों पर 86 रन की साझेदारी सामने आई। इफ्तिखार अहमद ने 51 तो शादाब खान ने 52 रन बनाए। पाकिस्तान ने इन दोनों बल्लेबाजों के बल पर 9 विकेट पर 185 रन बनाए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।